हेलो किड्स, हम लोग कक्षा 11वीं एनसीईआरटी रसायन विज्ञान का आज 11वां चैप्टर शुरू कर रहे हैं। पी ब्लॉक तत्व। देखिए, हमने पिछले वीडियोस में एस ब्लॉक तत्व देखा है। वहाँ पर भी मैंने आपको इन तत्वों के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था। हम किन्हीं तत्वों को एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में हम किस तरह से क्लासीफाई करते हैं, पहले आप उसको समझ लीजिए। जब हम तत्वों के परमाणु क्रमांक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में पहुंचता है, उस कक्षक के हिसाब से हम उसका नाम एस ब्लॉक तत्व या पी ब्लॉक तत्व या डी ब्लॉक तत्व इस तरह से रखते हैं। जैसे आपने एस ब्लॉक तत्वों को देखा था कि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में पहुंच रहा था, इसलिए हमने इसको एस ब्लॉक तत्व कहा था। जैसे कि आप लिथियम का देखे थे कि 1s स्क्वायर 2s1 था, इसलिए ये एस ब्लॉक तत्व था। वैसे बेरिलियम का 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर था, इसलिए ये भी एस ब्लॉक तत्व था। क्योंकि इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में पहुंच रहे हैं, इसलिए वो एस ब्लॉक तत्व थे। लेकिन जब आप पी ब्लॉक तत्व देखते हैं, जिसमें ये बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन और नियॉन है, ये जो फैमिली है, इनको हम लोग कहते हैं पी ब्लॉक तत्व। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में पहुंचते हैं। जैसे आप बोरान को देखिए, बोरान में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p1। ये देखिए, तो यहाँ पर अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में जा रहा है, इसलिए ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। तो ये जो बोरान वाली फैमिली है, इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन में P1 लिखा रहेगा अंतिम कक्ष में। कार्बन वाले में P2 लिखा हुआ है। अगर आपको दिख रहा हो वीडियो में, तो इनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, है ना। तो पहले वाले में P1 है, दूसरे में P2 है, तीसरे में P3 है, P4 है, P5 है और P6 है। अंतिम वाला जो समूह है, जो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन है, ये उत्कृष्ट गैसों का समूह है। और उत्कृष्ट गैस का मतलब ये है कि इनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वो उनके अंतिम कक्ष भी पूर्णतः भरे हुए हैं, और उसके कारण से वहाँ पर और किसी इलेक्ट्रॉन के आने या जाने की संभावना नहीं रहती है, तो वो जल्दी से किसी अन्य तत्व के साथ क्रिया नहीं करते हैं। इसलिए हम उनको उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस की श्रेणी में रखते हैं। तो यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे हमने इनको पी ब्लॉक में रखा है। अब चूंकि जो पी कक्षक है, इसमें 3 कक्ष हैं और एक एक कक्ष में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो टोटल इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अतः यहाँ पर 6 समूह बन सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वाला, 2 इलेक्ट्रॉन वाला, 3 इलेक्ट्रॉन, 4, 5 या 6 इलेक्ट्रॉन वाला। तो जैसे ये देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन वाला है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है पी कक्ष में, ठीक है, और अंत में है 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए यहाँ पर 6 समूह ऐसे हैं जो पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। एस ब्लॉक तत्व में आपने देखा था कि 2 समूह हैं, क्योंकि एस में सिर्फ एक ही कक्ष होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अतः 2 ही समूह यहाँ पर बन सकते हैं। पी में यहाँ पर 6 समूह बन सकते हैं, है ना। और डी ब्लॉक में चूंकि 5 कक्ष होते हैं जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये 10 समूह बन सकते हैं, क्योंकि डी कक्ष में 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो डी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसा करके हम 10 इलेक्ट्रॉनों को एक एक समूह के अंतिम कक्ष में रख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 10 समूह बन सकते हैं। तो यहाँ पर पी ब्लॉक तत्व के बारे में अब कुछ सामान्य बातें समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर 5वां समूह है, 6वां समूह है, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, ठीक है, ये समूह की संख्या है यहाँ पर, मतलब इनके इलेक्ट्रॉन की संख्या है, मतलब परमाणु क्रमांक है, उसके आधार पर इनको समूह में रखते हैं। तो समूहों की संख्या आप देखेंगे, अगर यहाँ पर हमने जो कहा, ये प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या है, जिसको हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। लेकिन समूह में ये 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और 18वां समूह है ये, ठीक है। क्योंकि पहला और दूसरा समूह एस ब्लॉक है, लेकिन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 ये जो समूह है, ये डी ब्लॉक तत्व है,
ठीक है, तो आप समूहों की संख्या थोड़ा ध्यान रखें कि एस ब्लॉक में पहला और दूसरा समूह है और पी ब्लॉक में 13 से लेके 18 तक समूह है, और जबकि डी ब्लॉक में तीसरे से लेके 12वें तक समूह है ना। इनको रोमन संख्या में जब हम शुरुआती आवर्त सारणी जब बनाया था हमने मेंडलीफ वगैरह का, उस समय हम इसको 1A 2A है ना, फिर यहाँ पर 3A 4A 5A 6A 7A और 8A लिखे थे, और यहाँ पर हमने B लिखा था। देखिए 3B 4B 5B 6B 7B, और ये 3 समूह को 8 लिखा था, और यहाँ पर 1B है और ये 2B है। थोड़ा इनको ध्यान से देखेंगे कि 1 और 2 ये हैं B में, ठीक है, और फिर 3 4 5 6 7 और फिर 8 9 और 10 को मिला के ये 8वां लिखे हैं, लेकिन इसमें B या A नहीं लिखा है हमने, ठीक है। वैसे उसको B समूह ही मानते हैं, 8वां B समूह ऐसा मानते हैं उसको, ठीक है। तो बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और हीलियम या नियॉन फैमिली। हीलियम चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे आप रखेंगे तो यहाँ पर रखना पड़ेगा, इसलिए हम उसको पी ब्लॉक का पहला सदस्य नहीं मानते हैं, हालांकि वो है पहला सदस्य क्योंकि वो सबसे पहला उत्कृष्ट गैस है। तो उत्कृष्टता के कारण से हमने उसको वहाँ पर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण से नहीं। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रथम तत्व के रूप में यहाँ पर विद्यमान है नियॉन का, ठीक है। तो अब पी ब्लॉक तत्वों के बारे में एनसीईआरटी क्या कहता है? गुरुतर तत्वों के आंतरिक क्रोड में डी तथा एफ इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव के कारण पी ब्लॉक के तत्वों के गुणों में भिन्नता उनके रसायन को रुचिकर बनाती है। अब होता यह है कि अगर आप पी ब्लॉक एलिमेंट देखेंगे जिसमें जो नीचे के एलिमेंट हैं, मतलब गुरुतर का मतलब है बड़े, गुरु मतलब बड़े है ना, तो गुरुतर तत्व जैसे ये थैलियम है, लेड है, बिस्मथ है, पोलोनियम है, एस्टेटिन है, रेडान है, इधर के समूहों को देखोगे तो जो पी ब्लॉक है इसके अंदर आपको डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक भी मिलेंगे। अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में जाता है, लेकिन उसके पहले वाले कक्षकों के डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक भी तो मिलेंगे आपको। तो उन डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक जो है वहाँ पर उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहरी इलेक्ट्रॉनों के लिए परिरक्षण प्रभाव उत्पन्न कर देते हैं। मतलब क्या कि जो नाभिक है इसमें धन आवेश है और इलेक्ट्रॉनों में ऋण आवेश है, ठीक है। तो मान लो अंतिम कक्ष का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और इनके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इधर है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके और इसके आकर्षण बल के बीच में यहाँ पर अवरोध उत्पन्न करेंगे, उसी को परिरक्षण प्रभाव कहते हैं, ठीक है। तो उसके कारण से बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन जो है उनके छूटने नहीं छूटने की जो गुण है जिसके कारण से वो क्रिया करता है, रासायनिक क्रिया करता है, वो इन तत्वों में नीचे जाने पर इनमें काफ़ी परिवर्तन नजर आता है इन ग्रुप में। जैसे बोरान को आप कहेंगे और थैलियम को कहेंगे, वैसे ही कार्बन को कहेंगे, लेड को कहेंगे, इनको कहेंगे, इनमें काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा आपको इनके गुणों में, क्योंकि परिरक्षण प्रभाव आंतरिक इलेक्ट्रॉनों के कारण से बढ़ता जाता है, ठीक है। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट के मतलब तत्वों के, मतलब इन तत्वों के डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनों के कारण से जो अंदर में है। पी ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम पी कक्ष में प्रवेश करता है। जैसा हम जानते हैं पी कक्षकों की संख्या 3 होती है, ऐसे करके मैंने बताया आपको कि पी में 3 कक्षक होते हैं और इसमें हर कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन के कारण से इनके 6 समूह बनेंगे। अतः पी कक्षकों के एक समुच्चय में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन समाहित हो सकते हैं। परिणामतः आवर्त सारणी में पी ब्लॉक के 13 से 18 तक 6 समूह हैं। आपको मैंने पहले बताया कि समूहों की संख्या 13, 14, 15, 16, 17, 18 समूह, 18वें नंबर तक 13 से लेकर 18 तक। इसमें कौन कौन से समूह हैं? बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तथा हीलियम इन समूहों के शीर्ष हैं। तो सबसे ऊपरी तत्व को ये लिख रहा है शीर्ष है, मतलब सबसे ऊपरी तत्व कौन से हैं? तो वो कार्बन है, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और हीलियम इनके प्रथम तत्व हैं। हीलियम के अतिरिक्त इनका संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NaC² Np 1 से लेकर 6 तक है। मैंने पहले बताया
कि Np1, Np2, Np3, Np4, Np5, Np6 ऐसे करके 6 समूह के अंतिम इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं। तो Ns² Np6, तो अंतिम कक्ष जो है दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, छठवां भी, ये अंतिम कक्ष हो सकता है। देखिए ना यहाँ पर, देखिए है ना, इसमें अंतिम कक्ष 2p है ना, और इसमें 3p है, इसमें 4p है, 5p, 6p और 7p अंतिम कक्ष। ठीक है, हीलियम के, हाँ ठीक है, हालांकि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आंतरिक कोड भिन्न हो सकता है। यह भिन्नता इनके भौतिक गुणों जैसे परमाणुवीय एवं आयनिक त्रिज्या, आयनन एंथैल्पी आदि के साथ साथ रासायनिक गुणों को भी अत्यधिक प्रभावित करती है। तो ये त्रिज्या क्या है, परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या, इसके बारे में हमने पिछले वीडियोस में देखे हैं कि परमाणु का जो साइज होता है वो उसकी त्रिज्या है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो उसकी त्रिज्या कम हो जाती है, धन आयन की त्रिज्या, और अगर उसमें इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो त्रिज्या बढ़ जाती है, ऋण आयन की त्रिज्या, वही आयनिक त्रिज्या है। आयनन एंथैल्पी का मतलब है कि अगर आप उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो आपको उसे कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी, वही आयनन एंथैल्पी है। ठीक है, जैसे आप धन आयन बनाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसके लिए आपको उसको ऊर्जा देनी पड़ेगी, आयनन एंथैल्पी। तो ये ऊपर से नीचे जाने पर या आजू से बाजू जाने पर इसके गुणों में काफी भिन्नता देखने को मिलती है। परिणामतः पी ब्लॉक के तत्वों के गुणों में अत्यधिक भिन्नता परिलक्षित होती है। पी ब्लॉक के एक तत्व द्वारा दर्शाई जाने वाली अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था उनके संयोजी इलेक्ट्रॉन अर्थात S तथा P इलेक्ट्रॉन का योग की संख्या के समान होती है। ठीक है, मतलब यह है कि अंतिम कक्ष में जो S और P में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, उनके आधार पे उनकी ऑक्सीकरण अवस्था देखने को मिल सकती है। धन 1, धन 2, धन 3, धन 4, धन 5, धन 6, धन 5 तक ज़्यादा देखने को मिलता है ना। धन का मतलब है, ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब है वो उतने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो हम उसे धन ऑक्सीकरण अवस्था कहेंगे। स्पष्टतः आवर्त सारणी में दाईं ओर बढ़ने पर संभावित ऑक्सीकरण अवस्थाएं बढ़ती जाती हैं। भाई दाईं ओर आप जा रहे हो तो पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, 1 से 2, फिर 3, फिर 4, तो आप उतने इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, तो उनकी ऑक्सीकरण अवस्था उतनी बढ़ते जाती है। इसके अतिरिक्त तथाकथित समूह ऑक्सीकरण अवस्था के साथ साथ पी ब्लॉक के तत्व अन्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी दर्शाते हैं जो सामान्यतः परंतु आवश्यक नहीं कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों से 2 इकाई कम होती है। मान लो संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 हैं तो उसमें धन 3 बनेगी, क्योंकि वो ऋण 3 बनेगी, धन 3 नहीं ऋण 3 भी बन सकती। जैसे आप समझ लीजिए कि मान लो अंतिम कक्ष में इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये ऋण 3 भी बना सकती है, ठीक है, और धन 5 भी बना सकती है अंतिम इलेक्ट्रॉन को देकर के। पी ब्लॉक के तत्वों द्वारा दर्शाई जाने वाले महत्वपूर्ण ऑक्सीकरण अवस्थाओं को सारणी 11.1 में दर्शाया गया है। अभी हम ये सारणी देखने वाले हैं 11.1, है ना। चलिए इसको देख लेते हैं। तो 13वें समूह, 14वें, 15वें, 16वें, 17वें, 18वें, इसमें अंतिम कक्ष में P1 है, इसमें P2 है, P3, P4, P5 और P6, ठीक है, नियॉन को लेकर के। अगर हीलियम को कहेंगे तो 1s²। समूह का प्रथम सदस्य है बोरान, इसका कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और हीलियम, ठीक। अब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है धन 3। ऐसा क्यों है, क्योंकि Ns² का 2 इलेक्ट्रॉन और Np1 का 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन आप यहां से निकाल सकते हो, तो धन 3 आवेश बनाएगा, वही ऑक्सीकरण अवस्था है। इसमें ये 4 निकाल सकते हो, ठीक है, इसके 5 निकाल सकते हो और इसके 6 निकाल सकते हो गया। अब इसमें 7 निकाल सकते हो और इसमें 8 निकाल सकते हो। मतलब अंतिम कक्ष में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं आप उनको खींच के निकाल सकते हो, तो उतनी ऑक्सीकरण अवस्था उसमें अधिकतम बन सकती है। लेकिन आपको बताएं कि इतनी ऑक्सीकरण अवस्था बनने की संभावना है, बनती कितनी है
ये अलग बात है, वो चेंज होती है। तो देखिए संभावनाएं तो इतनी हैं, लेकिन ये वास्तव में कितनी बना सकती है? ज़्यादातर जो बनाती हैं अन्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं धन 3 के साथ धन 1 भी बनाती है। ये 1 वाला दे देगा तो धन 1 बनेगा। इसमें धन 2 भी बन सकता है, देखिए तो ये 4 दे सकता है तो 4 ले भी तो सकता है भाई, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कक्ष में, तो 4 को देने की बजाय अगर 4 ले लेता है तो -4 भी बनाएगा, देखिए -4। वैसे ये धन 3 भी दे सकता है, धन 5 भी दे सकते हैं और ऋण 3 भी दे सकता है। क्यों? क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है अपने अष्टक को पूरा करने के लिए। 5 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, क्योंकि अंतिम के 3 को पी वाला 3 दे सकता है, अब टोटल एस और पी के 5 भी दे सकता है और 3 ले सकता है। लेगा तो ऋण आयन बनेगा, इलेक्ट्रॉन लेने से ऋण आयन, तो ऋण ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन देने से धन आयन बनती तो धन ऑक्सीकरण अवस्था होती है। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजन फैमिली है ये 6 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन और क्या दे सकता है? ये 4 वाला भी दे सकता है, देखिए ठीक है, 4 में से सिर्फ 2 भी दे सकता है और 2 ले भी सकता है, क्योंकि अंतिम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर 2 ले लेता है तो ऑक्सीकरण अवस्था इसकी भी पूरी हो जाती है, अष्टक पूरी हो जाती है, सॉरी अष्टक। ठीक है, ये वाला 5 भी दे सकता है, 7 भी दे सकता है और 2 ले भी सकता है। 3 ले अंतिम कक्ष में 5 2 7 है तो 1 ले सकता है, ये देखिए 1 ले सकता है क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जनरली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन माइनस चार्ज वाली ऑक्सीकरण अवस्था ही बनाते हैं, -1, जैसे क्लोरीन -1, फ्लोरीन -1, ये ज़्यादा सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं जो लोग बनाते हैं। बाकी धन 5 भी, धन 3 भी, धन 1 भी और -1, ये तो सबसे साधारण है -1। ये +8 तक बना सकते हैं नियॉन से लेकर के, है ना। बाकी +6 भी बना सकते हैं, +4 भी बना सकते हैं, +2 भी बना सकते हैं, लेकिन ये माइनस नहीं बनाते। पता है क्यों? क्योंकि इनके अंतिम कक्ष में अष्टक पहले से ही पूर्ण है, तो इनको और कोई इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बाहर से इलेक्ट्रॉन नहीं लेते हैं, लेकिन इनसे कोई जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो फिर इनको मजबूरी में देना पड़ता है, क्योंकि इनके पास भरा पूरा है सब कुछ, इनको लेने की जरूरत नहीं। अब दूसरे की कुदृष्टि इन पे पड़ती है, जैसे भारत पहले भरा पूरा देश था, सोने की चिड़िया, और बाहर से आके आक्रांताओं ने यहाँ को लूट लिया, तो ऐसे इनके इलेक्ट्रॉनों को जो है कोई दूसरा आके लूट सकता है, लेकिन इनको और इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए माइनस चार्ज नहीं बनाते हैं। बोरान, कार्बन तथा नाइट्रोजन परिवार में हल्के तत्वों के लिए समूह ऑक्सीकरण अवस्था अधिकतम स्थायी होती है। ठीक है, कौन कौन सा? बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। अब यहाँ पर देखिए कि बोरान, कार्बन और नाइट्रोजन, इनके ऑक्सीकरण अवस्थाएं ज़्यादा स्थायी होती हैं, हल्की ऑक्सीकरण अवस्थाएं ज़्यादा स्थायी होती हैं। समूह ऑक्सीकरण अवस्था से 2 इकाई कम ऑक्सीकरण अवस्था प्रत्येक समूह में गुरुतर तत्वों के लिए क्रमिक रूप से स्थायी होती जाती है। आपकी जो समूह ऑक्सीकरण अवस्था है ये ज़्यादा स्थायी है, लेकिन बड़े तत्वों के लिए जो आगे के समूहों में है और नीचे में है, उनके लिए फिर ये 2 कम, जैसे +6 की जगह +4, +7 की जगह +5, ये 2 कम वाली ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा स्थायी होती है। इनमें ये वाली ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा स्थायी होती है। समूह ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब है ये वाली लाइन जो इस समूह में सभी में मिलेगी, इस समूह में सभी में मिलेगी, ये समूह ऑक्सीकरण अवस्था है। और जो अन्य ऑक्सीकरण अवस्था में +6 की जगह +4, देखिए ये 2 कम हो गए। तो जो बड़े तत्व है ना, उनके लिए 2 कम वाली ज़्यादा स्थायी है और छोटे तत्वों के लिए ये वाली ज़्यादा स्थायी है, ये कहना है इनका। समूह ऑक्सीकरण अवस्था से 2 इकाई कम ऑक्सीकरण अवस्था की प्राप्ति को अक्रिय युग्म प्रभाव, इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। इनर्ट पेयर, क्यों इनर्ट पेयर? इनर्ट पेयर का मतलब है कि जो अंदर का ये वाला जो पेयर है ये इनर्ट रहता है। इनर्ट का मतलब होता है अक्रिय, जो सक्रिय नहीं रहता है, जो रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, उसे हम अक्रिय या इनर्ट कहते हैं। तो यहाँ पर इनर्ट यानी अक्रिय युग्म प्रभाव होता है, मतलब कि ये अंदर वाले जो 2 हैं इलेक्ट्रॉन, वो रासायनिक बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, अक्रिय युग्म प्रभाव कहलाता है। इन 2 ऑक्सीकरण अवस्थाओं यानी कि समूह ऑक्सीकरण अवस्था और उसमें से 2 कम ऑक्सीकरण अवस्था
के सापेक्ष स्थायित्व समूहवार परिवर्तित होते हैं, जिनकी व्याख्या उपयुक्त स्थान पर की जाएगी। कौन से समूह में कौन ज्यादा स्थायी है, ये अलग अलग समूहों में अलग अलग है। किसी में समूह ऑक्सीकरण अवस्था ये ज्यादा स्थायी है, मतलब ये ज्यादा स्थायी है, और किसी में ये ज्यादा स्थायी है, जो 2 कम ऑक्सीकरण है ये ज्यादा स्थायी है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्थायित्व है, उनको हम उनके समूह में पढ़ते जाएंगे कि कौन क्या है। यह देखना रुचिकर है कि अधातु एवं उपधातु आवर्त सारणी के केवल पी ब्लॉक में होते हैं। पी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो सभी अधातु हैं या फिर उपधातु हैं। उपधातु जैसे कि जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ये उपधातु हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के लक्षण हैं। बाकी पी ब्लॉक तत्व जो हैं वो ज्यादातर अधातु हैं, नॉन मेटल हैं। समूह में नीचे जाने पर अधात्विक गुण कम होता जाता है और धात्विक गुण बढ़ते जाता है। आप ऊपर में देखेंगे तो अधात्विक गुण ज्यादा रहेंगे, धात्विक गुण कम रहेंगे। नीचे जाने पर धात्विक गुण थोड़ा बढ़ता है। वास्तव में प्रत्येक पी ब्लॉक के समूह में सबसे गुरुतर तत्व सर्वाधिक धात्विक प्रकृति का होता है। सबसे गुरुतर तत्व मतलब किसी भी समूह का सबसे नीचे का तत्व, वो सबसे बड़ा तत्व रहेगा। गुरुतर मतलब सबसे बड़ा तत्व, उसमें धात्विक गुण सबसे ज्यादा रहेगा। धात्विक गुण का मतलब ये है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आवेश बनाता है, तो उसे हम धात्विक गुण कहते हैं। जैसे आपने एस ब्लॉक तत्वों को पढ़ा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, वो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके सोडियम धन आयन, लिथियम धन आयन ऐसा बना रहे थे, पोटेशियम धन आयन ऐसा बना रहे थे। तो इनको हमने क्षारीय धातु कहा था। आवर्त सारणी के लेफ्ट हैंड में धातु ज्यादा है और राइट हैंड में अधातु ज्यादा है। तो लेफ्ट हैंड में धातु हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन देके धन आयन बनाते हैं, इसलिए वो धातु हैं। जबकि राइट हैंड वाले आसानी से इलेक्ट्रॉन ले करके ऋण आयन बनाते हैं, इसलिए वो अधातु हैं। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इसलिए वो सबसे ज्यादा अधातु हैं। ठीक है। और अधातु में ऊपर से नीचे जाएंगे तो धात्विक गुण बढ़ेगा, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता बढ़ती है। वो बड़े तत्व होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन नाभिक से ज्यादा दूर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन थोड़े आसानी से दे देते हैं, इसलिए उनमें धात्विक गुण थोड़ी सी बढ़ती है। अधात्विक से धात्विक गुणों में इस प्रकार का परिवर्तन इन तत्वों के रसायन में विविधता लाता है, मतलब इनके रासायनिक और भौतिक गुण अलग अलग रहेंगे। यह परिवर्तन उस तत्व से संबंधित समूह पर निर्भर करता है कि कौन सा समूह है और कितने नीचे के तत्व को आप देख रहे हो, उसके आधार पर आपको इनमें परिवर्तन नजर आएगा। सामान्यतः धातुओं की तुलना में अधातुओं की उच्च विद्युत आयन एंथैल्पी तथा उच्च विद्युत ऋणात्मकता होती है। अब ये क्या चीज है देखिए, धातु क्या करते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन देते हैं, मतलब उनकी आयनन एंथैल्पी कम होती है। उनमें से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए आपको ऊर्जा कम देनी पड़ती है, इसलिए उनकी आयनन एंथैल्पी कम होती है। जबकि अधातु जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन देते नहीं हैं बल्कि लेते हैं, तो अगर आप उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे तो उनको आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो उनकी आयनन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है धातुओं की तुलना में। ठीक है। दूसरा ये है उच्च विद्युत ऋणात्मकता। अगर इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है तो विद्युत धनात्मकता होती है, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता होती है तो विद्युत ऋणात्मकता होती है। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आप कहेंगे तो उनमें इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता सबसे ज़्यादा है। विद्युत ऋणता जिसको पॉलिंग स्केल में नापा जाता है, उसमें फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है 4, ऑक्सीजन की 3.5, नाइट्रोजन की 3, ठीक है, कार्बन की 2 के आसपास है। तो विद्युत ऋणात्मकता जो है वो जितनी ज़्यादा रहेगी, उनके इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता कम और लेने की क्षमता ज़्यादा रहेगी। और विद्युत धनात्मकता ज़्यादा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ज़्यादा है, लेने की क्षमता कम है। जैसे आपने लेफ्ट हैंड में पढ़ा था एस ब्लॉक तत्व, उनकी विद्युत ऋणात्मकता और विद्युत धनात्मकता की तुलना करेंगे तो विद्युत धनात्मकता ज़्यादा थी, विद्युत ऋणात्मकता कम थी। जबकि इनकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, धनात्मकता कम है। और ऋणात्मकता का मतलब है इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता ज़्यादा है। ठीक है।
अतः धातुओं के विपरीत जो आसानी से धन आयन बनाते हैं, अधातुएं ऋण आयन बनाती हैं। देखिए, धातु जो है आसानी से धन आयन बनाते हैं इलेक्ट्रॉन देकर के, जबकि अधातु आसानी से इलेक्ट्रॉन लेकर के ऋण आयन बनाती हैं। अत्यधिक सक्रिय धातु से अत्यधिक सक्रिय अधातु द्वारा बना यौगिक सामान्यतः आयनिक प्रकृति का होता है। अब देखिए, दो चीजें लिखा है, सक्रिय धातु, सक्रिय अधातु। सक्रिय धातु इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, जैसे सोडियम इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। अधातु इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, जैसे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो सोडियम ने दिया, क्लोरीन ने लिया, तो दोनों के बीच में धन आयन और ऋण आयन बनने के कारण से आयनिक बंध बन जाएगा। तो उनके बंध आयनिक प्रकृति के रहते हैं। क्योंकि इनकी विद्युत ऋणात्मकताओं में अधिक अंतर होता है, वहीं दूसरी ओर अधातुओं के स्वयं के मध्य बनाए गए यौगिक अधिकांशतः सहसंयोजी होते हैं। भाई, अगर दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए, जैसे मान लो कि क्लोरीन ही दो आ गए, दो क्लोरीन, अब दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो फिर ये एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे। इलेक्ट्रॉन का साझा करना सहसंयोजी बंध बनाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन देना और लेना इससे आयनिक बंध बनता है। तो सोडियम और क्लोरीन बनेंगे तो आयनिक बंध बनेंगे, क्योंकि सोडियम क्लोरीन को दे देता है। लेकिन क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बनेगा तो सहसंयोजी बंध बनेगा, क्योंकि वो एक दूसरे को देते नहीं है बल्कि साझा करते हैं। तो अधातु अधातु आपस में मिलते हैं तो सहसंयोजी बंध बनते हैं, जैसे ClCl तो Cl2 बनेगा, क्योंकि उनकी विद्युत ऋणात्मकता में बहुत कम अंतर होता है। अगर दो आपस में जुड़ेंगे, दो अधातु जुड़ेंगे, तो भी वो सहसंयोजी बंध बनाते हैं, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता उनकी लगभग बराबर होती है, बहुत ज्यादा अंतर उन्हें विद्युत ऋणात्मकता में नहीं होती है। अधात्विक से धात्विक गुण में परिवर्तन को इनके द्वारा बनाए गए ऑक्साइड की प्रकृति के आधार पर समझाया जा सकता है। भाई, ऑक्साइड का मतलब है ऑक्सीजन के साथ जुड़ना। आपको बता दें कि ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है अष्टक पूरा करने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 पहले कक्षक में आ गए और दूसरे कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इनको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है ऑक्सीजन को। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके -2 ऑक्सीकरण अवस्था यानी कि -2 वाले ऋण आयन बनाने की कोशिश करती है ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्सीजन के साथ कोई तत्व जुड़ती है तो या तो वो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दे देगी या फिर 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगी, क्योंकि ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता सिर्फ फ्लोरीन में है, बाकी कोई भी तत्व उससे इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाता है। तो उनके साथ या तो साझा कर लेगा ऑक्सीजन के साथ या उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि ऑक्सीजन दूसरे नंबर में सबसे पावरफुल है। सबसे पावरफुल तो फ्लोरीन है, वो सबसे ले लेता है, उससे कोई नहीं ले सकता। ऑक्सीजन भी सबसे ले लेगा, सिर्फ फ्लोरीन जो है ऑक्सीजन से ले सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन दूसरे नंबर में है। अधात्विक ऑक्साइड उदासीन अथवा अम्लीय होते हैं। जरा ध्यान देंगे, अधात्विक ऑक्साइड उदासीन अथवा अम्लीय होते हैं। अम्लीय का मतलब है जो H आयन दे सकता है या OH आयन ले सकता है, जबकि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्षारीय प्रकृति का मतलब जो OH आयन दे सकते हैं, तो वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। P ब्लॉक में प्रत्येक समूह का पहला सदस्य अन्य सदस्यों से 2 कारणों से भिन्न है। अब यहां पर भी देखिए, S ब्लॉक तत्व में आपने देखा था कि पहला तत्व बाकी से भिन्न था, क्योंकि आकार में छोटा था, उसके कारण से उसके सारे गुण दूसरे की तुलना में कम हो रहे थे। यहाँ पर भी जो पहले तत्व हैं, जैसे बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, इनके गुण बाकी सदस्यों से थोड़े अलग रहेंगे, क्योंकि ये आकार में बहुत छोटे होते हैं और इनकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा रहती है। सबसे ज़्यादा आसानी से और पावर से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। इनमें पहला कारण है इनका छोटा आकार, तथा दूसरा कारण है वे सभी गुण हैं जो आकार पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो छोटे आकार के कारण से इनका गुण बदल जाता है। अतः S ब्लॉक के हल्के तत्व लिथियम एवं बेरिलियम की भांति P ब्लॉक के भी सबसे हल्के तत्व भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। ये बात आपने S ब्लॉक तत्वों में देखा था कि लिथियम और बेरिलियम अपने बाकी सदस्यों से थोड़े अलग थे, वैसे P ब्लॉक के भी पहले सदस्य अलग रहेंगे। केवल P ब्लॉक के तत्वों पर लागू दूसरी महत्वपूर्ण भिन्नता गुरुतर तत्वों तृतीय आवर्त के उपरांत के तत्व के संयोजी कोष में D कक्षकों की उपस्थिति है,
जो द्वितीय आवर्तक के तत्वों में नहीं होती है। डी, देखिए जब आप एस पी डी एफ कहते हैं तो अंतिम कक्षक में तो चलो पी है, लेकिन उसके पहले कक्षक में डी या एफ हो सकता है। तो दूसरे आवर्त से नीचे तीसरे आवर्त में आपका डी ब्लॉक मिलने लग जाता है। पी ब्लॉक में द्वितीय आवर्त के तत्व जो बोरान से प्रारंभ होते हैं कि अधिकतम संयोजकता 4, ठीक है, एस और पी के दो इलेक्ट्रॉन का उपयोग करते हुए तक ही सीमित रहती है, मतलब अधिकतम संयोजकता 4। इनमें बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये सिर्फ 4 संयोजकता प्रदर्शित कर सकते हैं, दे सकते हैं, ले सकते हैं, साझा कर सकते हैं, ठीक है। इसके विपरीत पी समूह के तृतीय आवर्त के तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3s² 3pn होता है में रिक्त 3d कक्षक उपस्थित होते हैं जो 3p तथा 4s ऊर्जा स्तरों के मध्य होते हैं। इन डी कक्षकों का उपयोग करते हुए तृतीय आवर्त के तत्व अपनी संयोजकता को 4 से अधिक बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, जब आप डी कक्षक ले लेते हैं तृतीय आवर्त में, पहला आवर्त, द्वितीय आवर्त, तीसरा आवर्त, तीसरे आवर्त से आपको डी कक्षक मिलने लगते हैं। डी कक्षक 3p और 4s के बीच में रहते हैं क्योंकि ये 3d होते हैं, 3p 3d फिर 4s, है ना। अब इनमें 3d कक्षकों में कुछ कक्षक खाली रहते हैं, रिक्त रहते हैं, देखिए रिक्त कक्षक होते हैं, ठीक है। तो रिक्त कक्षक मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, कुछ रिक्त होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन 3d कक्षक में होते हैं उनको भी आप इनके संयोजकता में शामिल कर सकते हो। तो संयोजकता में शामिल होने से 4 से ज्यादा उनकी संयोजकता आ सकती है क्योंकि डी कक्षक के भी इलेक्ट्रॉन आप ले रहे हो। जैसे जहां बोरान केवल BF4 बोरान टेट्राफ्लोराइड आयन बनाता है, एक ऋण आयन है, वहीं एल्यूमिनियम AlF6 3- आयन देता है, ठीक है। तो बोरान से ठीक नीचे जाएंगे तो एल्यूमिनियम आएगा। एल्यूमिनियम में 6 इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हो जाते हैं साझा करने के लिए या देने के लिए, है ना। तो AlF6 और 3- क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया है आपने, आयन देता है। इन डी कक्षकों मतलब यहाँ पर आपने अंतर समझा ना, इसमें सिर्फ 4 है, इसमें 6 है, इसमें -1 है, इसमें -3 है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गए इलेक्ट्रॉन के कारण से, डी कक्षकों के कारण से। इन डी कक्षकों की उपस्थिति गुरुतर तत्व हेवियर एलिमेंट्स के रसायन को कई अन्य प्रकार से प्रभावित करती है। अब डी कक्षक है तो और क्या प्रभाव हो सकता है? आकार एवं डी कक्षकों की उपलब्धता का संयुक्त प्रभाव इन तत्वों की पाई बंध बनाने की क्षमता को प्रभावित करता है। आपको पता है सिग्मा बंध और पाई बंध क्या होते हैं? सिग्मा बंध तब बनता है जब फेस टू फेस जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, आपने संकरण पढ़ा है sp-df, तो जो संकरित कक्षक होते हैं वो जो है सिग्मा बंध बनाते हैं और असंकरित कक्ष जो होते हैं वो पाई बंध बनाते हैं। तो ये पाई बंध बनाने की क्षमता को भी प्रभावित करता है, लिख रहे हैं डी कक्षकों की उपस्थिति। समूह का प्रथम सदस्य अन्य गुरुत्तर सदस्यों से स्वयं के साथ, उदाहरण कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड एवं अन्य दूसरे वर्ग के तत्वों के साथ, जैसे कार्बन ऑक्सीजन डबल, नाइट्रोजन के साथ डबल, नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ डबल के साथ पी पाई बहुबंध बनाने की क्षमता में अंतर रखता है। यहां पर देखिए, जब डबल बंध बनता है तो एक बंध सिग्मा, एक बंध पाई बनता है, और जब ट्रिपल बंध बनता है तो बीच का सिग्मा और आर पार का पाई बंध बनता है। पता है आपको ये बात? उसी को पी पाई बहुबंध बनाने की क्षमता बोल रहा है कि जो पी ऑर्बिटल है उसके साथ पाई बंध बनाने की क्षमता में अंतर आ जाता है। गुरुतर तत्व भी पाई बंध बनाते हैं, परंतु इनमें डी कक्षक डी पाई पी पाई अथवा डी पाई डी पाई सम्मिलित होते हैं।
ठीक है, तो डी के साथ पाई बंध, पी के साथ, डी और पी के साथ पाई बंध, या फिर डी और डी के साथ पाई बंध उपस्थित है जब डी समूह के तत्व इलेक्ट्रॉन वहां पर शामिल हो गए। चूंकि डी कक्षकों की ऊर्जा पी कक्षकों की ऊर्जा से अधिक होता है, डी कक्षक बाहर में होता है, पी कक्षक अंदर, एस कक्षक और अंदर, तो जितने बाहर एफ वाला उसके बाहर, तो उसमें उतनी ज्यादा ऊर्जा होती है। अतः द्वितीय पंक्ति के तत्वों के पी पाई बंधन की तुलना में डी कक्षकों का स्थायित्व में योगदान कम होता है। जिन कक्षकों की ऊर्जा ज्यादा है उसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थायित्व कम रहता है। अगर कक्षकों में ऊर्जा कम है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्थायी होते हैं। तो एस में सबसे ज्यादा, पी में उससे कम, डी में उससे कम, एफ में सबसे कम स्थायित्व होता है। तो जहां पर पी बंद होते हैं, पी के साथ पी वाले इलेक्ट्रॉनों का बंद होता है, वहां पर ज्यादा स्थायित्व रहेगा, डी वाले बंध में कम स्थायित्व रहेगा। हालांकि समान ऑक्सीकरण अवस्था वाले प्रथम सदस्य की तुलना में गुरुतर तत्वों की उप सहसंयोजक संख्या अधिक हो सकती है। ठीक है, तो प्रथम सदस्य की जो ऑक्सीकरण अवस्था है, नीचे के बड़े तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था या उप सहसंयोजक संख्या अधिक हो सकती है। उप सहसंयोजक मतलब इलेक्ट्रॉन के साझा करने की क्षमता। उदाहरण, +5 ऑक्सीकरण अवस्था में पी तथा एन, फास्फोरस तथा नाइट्रोजन दोनों एक मिनट, ठीक है, फास्फोरस और नाइट्रोजन दोनों ऑक्सो ऋण आयन, जैसे नाइट्रोजन का NO3- ऑक्सो ऋण आयन, देखिए ऑक्सो मतलब ऑक्सीजन के साथ ऋण आयन, ऑक्सो ऋण आयन, पाई बंध के साथ 3 उप संयोजक में सम्मिलित करते हुए नाइट्रोजन के पी कक्षक को वहां पर बंध बनाने में भाग लिया है। वैसी फास्फोरस का जो ऑक्सो ऋण आयन है PO4 एस, पी और डी कक्षकों को पाई बंध में सम्मिलित करते हुए, देखिए यहां पर जब आपने नाइट्रोजन को बनाया तो पाई बंध के साथ 3 उप संयोजक में सम्मिलित करते हुए नाइट्रोजन के पी कक्षक को, मतलब नाइट्रोजन के सिर्फ पी कक्षक को पाई बंध में भाग लिए हो, जबकि यहां पर फास्फोरस के एस, पी और डी कक्षकों को पाई बंध बनाने में भाग लेवाए हो। वहां पर नाइट्रोजन का सिर्फ पी कक्षक और यहां पर एस, पी और डी कक्षक को भाग लेवाए हो। इस एकक में हम आवर्त सारणी के समूहों 13, 14